अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परदेस से देश तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, दियार गैर में कमाई हुई दौलत मगर किसी के काम ना आई। आज ही ऐसी एक कहानी पर बात करेंगे फ़रत ज़ैदी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर गुजरात से है और वो हॉलैंड में ज़रिए मौश के सिलसिले में क़याम पज़ीर हैं। नाज़रीन, फ़रत ज़ैदी ने 2010 और 11 में तैयार हैदर और मसरूर नामी एक शख्स से 2 प्लॉट ख़रीदे। ये दोनों पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हाउसिंग की स्कीम इस्लामाबाद के मुलाजिम थे ये 2 लोग, और बकौल इनके ये स्कीम इसी इदारे की मलकियत है। 2017 में ये जो शख्स मुतासरा शख्स हैं, इन्होंने 24 लाख रुपए अदा करने के बाद फिर जब रजिस्ट्री करवाने का प्रोसेस आया, उनके साथ रब्ता किया तो उन्होंने हामी भर ली कि आप पाकिस्तान आएँ, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, फिर हमें जो भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोसेस होगा हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। मगर फ़रत ज़ैदी के पाकिस्तान आने पर तैयार हैदर और मसरूर ने उससे रब्ता किया तो उन्होंने फ़रत ज़ैदी से मिलने से इनकार कर दिया, मोबाइल भी अपना बंद कर दिया। जबकि कुछ दिन के बाद मसरूर ने खुद रब्ता किया और फिर बहाने से काम लेने लगा और कहा कि मैं आपको यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद में एक प्लॉट देता हूं, और फिर मंजर आम से अचानक से गायब हो गया। जबकि जो मुतासरा शख्स है फ़रत ज़ैदी, बकौल उन्होंने पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद के जो मुतालिका जो अफसरान थे उनसे रब्ता किया, उन ऑफिसर से रब्ता किया, उन लोगों से बात की तो पता चला कि इस नाम से कोई सोसाइटी ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। स्टाम्प पेपर जिस पर सारा कुछ दर्ज था वो सब कुछ फ्रॉड निकला, सब कुछ जाली निकला, और फिर उस पर पुलिस हुकाम ने इंक्वायरी की और तमाम जो इल्ज़ामात फ़रत ज़ैदी की जानिब से लगाए गए थे वो सब कुछ सच साबित हुआ। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ भी हैं, फ़रत ज़ैदी मुतासरा शख्स है जिनके साथ ये फ्रॉड किया, हमारे कानून आफ्ताब बाजवा भी हमारे साथ हैं, और FIA से हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक DG FIA अमार जाफरी साहब, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। मैं तमाम जो गेस्ट हैं उनका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ, वो भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस सारे मामले को देखा, इन्वेस्टिगेट किया है। राजा काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज़। राजा काशिफ, ये बताइएगा, जिस सोसाइटी का नाम लिया जा रहा है ये सोसाइटी सिरे से ही मौजूद नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, स्टाम्प पेपर्स पे जो कुछ लिखवाया गया जाली निकला, इस मामले को थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, ये जो मुतासरा शख्स है ज़ैदी साहब, इनको जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये PWD का फ़ेज़ 3 है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि PWD वफाकी वज़ारत हाउसिंग का एक ज़ेली अदारा है जिसका बेसिकली काम है कि पूरे मुल्क में सरकारी इमारात को तामीर करना। PWD की हाउसिंग स्कीम जो फ़ेज़ 1 इसका लॉन्च किया गया था इस्लामाबाद के एक नवाही इलाके लोई भेर, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था 90s में, अर्ली 90s में। उसके बाद इसका सेकंड फ़ेज़ जो है रवात में लॉन्च किया गया। रवात का जो सेकंड फ़ेज़ है उसके बारे में भी इतलात ये है कि 80% वो फ्रॉड है। जो इनके लेटर के ऊपर दर्ज है वो लिखा हुआ है कि ये फ़ेज़ 3 है, PWD का फ़ेज़ 3 है। PWD के फ़ेज़ 3 के हवाले से जब मैंने इसके हवाले से तहकीकात की तो इसके ऊपर एक सेक्टर दर्ज किया हुआ है। इस लेटर को अगर आप देखें तो E18, जो E18 हैं वो इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी में है। अच्छा, संजानी ये ज़ोन 2 में आता है। इस्लामाबाद का जो ज़ोन 2 है वो रेगुलेट कर रहा है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी CDA है, वफाकी तरक्याती इदारा। वफाकी तरक्याती इदारे के अरबाब इख्तियार से पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन हमारे पास PWD फ़ेज़ 3 के नाम से कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की ही नहीं गई, ना रजिस्टर्ड कराई गई है। एक तो ये हो गया। अच्छा। दूसरा, PWD पहले 2 फ़ेज़ हैं उनकी इंतज़ामिया से जब मेरी बात हुई, उनके जनरल सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, आरिफ नाम है उनका, तो उन्होंने कहा हमारे तो 2 ही फेजेस हैं, तीसरा फेज तो हमने आज तक लॉन्च ही नहीं किया। हमें तो मालूम भी नहीं, लेकिन हमारे पास मुतअद्दिद शिकायत ऐसी। तीसरा फेज बताकर इनके साथ फ्रॉड किया गया कि तीसरा फेज कोई बना है, आपको उसमें प्लॉट दे। जी जी, इसी हवाले से। ठीक है जी, ऐसे ही हुआ। इनके नाम, इनको जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया उसके ऊपर फ़ेज़ 3 लिखा हुआ है PWD का, लेकिन उस पर किसी भी एक अहम चीज़ इसमें यह है कि जब अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाता है PWD के पहले 2 फेजेस में, उसकी मुतलका जो यूनियन है उनके जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं। इस केस में इनको इस लेटर के ऊपर किसी किस्म के कोई सिग्नेचर ही दर्ज नहीं किए गए और ना ही इन्हें कोई इस बारे में इतला की गई है। जी ठीक है, अब फ़रत से हम बात कर लेते हैं।
फरत, जब आपके साथ ये सारा मामला हुआ, जब ये फ्रॉड हुआ, आपको इस सोसाइटी के बारे में बताया किसने कि इसका फेज़ 3 लॉन्च होने जा रहा है? और जिन लोगों से आपने बात की, क्या किसी जानने वाले के थ्रू आपने ये प्लॉट लिया? इन 2 लोगों से जो जिन्होंने बाद में आपसे कोई बातचीत नहीं की, राब्ता नहीं किया, उन तक आप कैसे पहुंचे? किसने आपको बताया? और फिर फ्रॉड के जब आपने ये प्लॉट की सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, रजिस्ट्री की बात आप करने लगे, उसके बाद कितने अरसे के बाद आपने इन लोगों से राब्ता किया और आपको पता चला कि जी आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है? ये मैंने 2011-10 में इन लोगों से ये राब्ता हुआ था। इनमें से एक मेरा कज़न है दूर से, वो पाक PWD का एम्प्लॉई है। तो उसने कहा कि मेरा एक प्लाट निकला, मैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप इसको ले लें मेरे से, आप इसकी किस्तें विस्तें अदा कर दें या यकमुश्त मुझे दे दें, तो मैं इसको जब इसकी किस्तें वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपके नाम पे मुंतकिल रजिस्ट्री कर दूंगा। जब मैंने इसको पैसे वैसे दिए तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो बड़ी नीड में है, बहुत ज़रूरत में है, तो वो उसका बेटा को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उस वक्त जाने वाला था, तो वो मेरा इंजीनियर है, ड्राफ्टमैन है, वो भी पाक PWD, तो उसका भी एक प्लाट है। अच्छा। तो आप प्लीज़ इसकी हेल्प करें। तो वो मुझे इनके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट है, अभी भी है मौजूद, वो ला रैब, तो उसने कहा कि जी आप उधर आ जाए, मिल लिया। तो वो आदमी बड़ा मतलब उसकी कैफियत अजीब सी थी। वो कहता है जी मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, मैंने उसको पता नहीं 6 के 7 लाख रुपया देना है उसकी एडमिशन के लिए, बोर्डिंग के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे तो ये किसी काम की नहीं, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो आप ले लें। अच्छा। तो फिर मैंने उसी अपने कज़न के थ्रू मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ये भी ले लेता हूँ। तो उस वक़्त मैंने इनको पहली दफ़ा तो लाख 1.5 लाख दिया। फिर जब ये मसरूर ने लिया तो इसको मैंने 5.5 लाख एक दफ़ा दिया। फिर इस तरह लाख 1.5 लाख करके इसको मैं देता। आप पैसे हॉलैंड से सारे भेज रहे थे, किसी के थ्रू दिलवा रहे थे, या खुद पाकिस्तान आके आप? कुछ मैंने हॉलैंड से भेजे थे, कुछ बाई चेक इनको दिए, कुछ मैंने इनको कैश दिए। ज़्यादा पैसा इनको मैंने कैश दिया। लेकिन एक जगह जो आपने देखी नहीं है, जिसके बारे में आपको खुद से इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ ये गलतियां हम लोगों की अपनी भी होती हैं कि जब तक कोई जगह देख ना ले, फिजिकली देख ना ले कि वो जगह मौजूद है भी, वो सोसाइटी मौजूद है भी, वो प्लॉट मौजूद है भी वहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए फरद साहब? नहीं है, इसमें गलती है थोड़ी बहुत, लेकिन जब आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के थ्रू लेते हैं, देखिए मैं तकरीबन 38-39 ईयर से बाहर हूँ, तो मेरे तो इधर जो कॉन्टेक्ट्स हैं मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो मेरे करीबी हैं। वो मुझे लेके गए इस E18 वाली जगह पे। उधर तैयार हैदर और मसरूर, इनमें से कोई आपका रिश्तेदार? तैयार हैदर जो है वो मेरा रिश्तेदार भी है। अच्छा, रिश्तेदार भी नहीं पकड़ा जा रहा बाप से? नहीं, अब वो नहीं मिल नहीं रहा, उसमें रिश्तेदार या गैर की तो बात ही नहीं है। नहीं तो जो भी है, कोई रिश्ता अगर आपका है तो उसका बाकी खानदान, उसकी कोई कोई फैमिली, कुछ तो पता होगा। हाँ, उनसे जाके कांटेक्ट किया, वो कहते जी हमें नहीं पता वो कहाँ है। कभी वो कहते हैं जी ईरान चला गया है, कभी कहते हैं वो लाहौर में है, कभी वो कहते हैं कराची में है। तो अभी आप जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या आप इसी मसले को लेकर पाकिस्तान आए हैं? जी मैं सिर्फ इसी मसले के लिए आया हूँ। तो आपने क्या कानूनी कोई कार्रवाई की है? पुलिस को इन्फॉर्म किया है? अदालत ये मामला लेके गए हैं? जाहिर है वो स्टाम्प पेपर पे जो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, सिग्नेचर्स हुए हुए हैं, वो तो एक बहुत बड़ा प्रूफ है आपके पास, सबूत है आपके पास। तो कौन सा रास्ता अपनाया है आपने इंसाफ लेने के लिए, ये पैसे वापस लेने के लिए? मैंने पहले तो मतलब इन लोगों से पर्सनल कांटेक्ट की कोशिश की। अच्छा। इन्होंने कहा, ख़ास ये मसरूर मुझे मिला 2-3 दफ़ा, इसने कहा कि मैं कुछ आपको पैसे दे देता हूँ, तो बाकी कुछ मालियत जो है उसका मेरी वाइफ के नाम पे एक प्लाट है यूनिवर्सिटी टाउन में, तो मैं आपको वो दे देता हूँ। तो इसने मुझे कुछ 10.5 लाख के चेक दिए, वो भी बाउंस हो गए सारे के सारे। इसके बाद मतलब इसने कहा कि जी मैं आपको जो यूनिवर्सिटी टाउन का प्लाट है वो भी किसी न किसी दिन आपके नाम पे कर दूंगा। लेकिन मैं इसको फिर बार बार बुलाता रहा हूँ, ये फिर अब मेरा ना फ़ोन अटेंड करता है ना मुझे मिलता है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये मारगला थाने में इस्लामाबाद में, चूँकि ये जो स्टाम है ये उधर से इशू हुए हैं, फिर मैंने उन्होंने कहा जी हम वेरिफिकेशन इसकी करते हैं। वो वेरीफाई हुए, सारा कुछ मिला उनको, तो अब वो प्रोसीजर जो है वो वापस उनके पास है, उन्होंने मतलब इसकी एप्लीकेशन जो है FIR की वो ले ली है। ठीक हो गया। मुझे ब्रेक लेने थे, ब्रेक के बाद हमारे साथ माहिर आफ्ताब बाजवा भी होंगे, साबिक DGI FI अमार जाफरी भी हमारे साथ हैं, उनसे
अब पूछेंगे कि आपका मसला कैसे हल हो सकता है, वो आपको क्या सजेशन देते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदद फरज जैदी साहब, अमार जाफरी हमारे साथ है। मैं चाहूंगी एक बार जरा आप दोबारा से बता दें कि आपने कहाँ पर, किस थाने में आपने FIR दर्ज कराई है और उसकी कॉपी आपके पास मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और पुलिस ने किस हद तक आपको जो है ना वो हेल्प किया है इस सारे मामले में? मुझे जी मारगला थाना F8 इस्लामाबाद में मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई है, उसकी कापी उन्होंने मुझे दी है और उन्होंने कल मुझे फिर वापस बुलाया कि आके इसकी FIR हमने करनी है। अच्छा। और ये सारी चीज़ें, वैसे वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और इस सिलसिले में OPF वाले जो हैं उनके राजा अपना बशारत अहमद ख़ान हैं जी जी, उन्होंने, वो असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट है, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी है। इसी तरह थाना सदर के हैं SP आमिर नियाजी साहब, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। अच्छा, तो उन्होंने गाइडेंस अच्छी दी है। बाकी मतलब जो है कार्रवाई वो कहते हैं ज़ाब्ते की हम लोग करेंगे, आपके पास सारे सबूत हैं। ठीक हो गया। अमार जाफरी साहब, यकीनन आपने ये सारा केस सुना होगा अभी जब से मैं डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे मामला का क्या हल होता है? पुलिस ना ही अगर सिर्फ ये मामला रहे तो क्या ऐसे मामला का हल निकल सकता है या अदालत जाना ही पड़ेगा इन्हें? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं फरज साहब आपको पहला मशवरा तो ये दूंगा, आप फौरी तौर पे FIA के पास जाएं, क्योंकि जो आपके चेक बाउंस हुए हैं ये एक ऑफेंस है जो काबिले ताज़ीरात FIA जो लॉ है उसके मुताबिक ये पर्चा कटता है इसके ऊपर। आप फौरी तौर पर उनके पास जाएं और उनको बताएं कि जी ये साहब ने चेक दिए थे, बाउंस हो गए हैं और ये नाकाबिले जमानत मतलब है, ये जुर्म है। तो आप फौरी तौर पे पहले तो मैं दूंगा कि ये आप FIA के पास जाएं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये समझता हूँ आपको जाना चाहिए पहले फौरी तौर पे OPF के पास, ओवरसीज एम्प्लॉय जो है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कॉर्पोरेशन, उनके पास जाना चाहिए आपको। जी जी। इसलिए कि ये उनका एक मैंडेट है, ये उनका एक मैंडेट है कि जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके को जो शिकायत है लीगल मैटर्स पे उनको देखना चाहिए। उनका बाकायदा एक लीगल सेल है जो आपकी मदद भी करेगा इसके ऊपर। ये दो काम तो आपको कल ही करने चाहिए, यानी मंडे नेक्स्ट वर्किंग डे पे वी शुड गो टू FIA। अगर फ्रॉड करने वाला मुल्क से बाहर भाग गया हो तो फिर तो ये मामला लिंगर ऑन हो जाता है अमार जाफरी साहब। लिंगर ऑन नहीं होगा। देखिए ये जो चेक बाउंस हुए ना, इसकी जो कॉग्निजेंस है वो FIA बड़ी आसानी से ले लेगा और ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है इनके पास। और ये जब उसके खिलाफ पर्चा कटेगा और FIA उसको बुलाएगी तो वो इनके पैसे वापस कर देगा, मैं ये समझता हूँ फौरी तौर पे। और दूसरे जो OPF है, सॉरी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है, उसके पास एक लीगल सेल है जो उनकी मदद करेगा। इसके बाद मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो फ्रॉड हो रहे हैं इससे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ये बहुत सीरियस मसला है। और ये मैं समझता हूँ बैड गवर्नेंस, इसमें एम्बेसीज का भी रोल है। मैं ये इसमें रिकमेंड करूंगा आपके प्रोग्राम के जरिए कि जब भी कोई पाकिस्तानी ओवरसीज इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में तो वो अपने कंसर्न मुल्क की एम्बेसी में जाए और वो फॉरेन ऑफिस वहां पे एक सेल बनाए जो इनसे इन्वेस्टमेंट की डिटेल लेकर तस्दीक करे थ्रू OPF कि जी ये फाउंडेशन लीगल है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा कसूर हमारे पाकिस्तानियों का भी है, सर ने खुद बताया, ये अपने कजन के कहने पे, अपने भाई के कहने के ऊपर पैसे देते रहे। नंबर 2, पैसे ट्रांसफर होने चाहिए बाहर से लीगल चैनल्स के जरिए, और लीगल चैनल जो है वो स्टेट बैंक के जरिए किसी अकाउंट में आना चाहिए। लेकिन चले ये तो गलती कर बैठे, बाकी लोग ये गलती ना करें। जब भी वो पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अब नए आने वाले कवानीन बड़े सख्त हो गए। अब ID कार्ड नंबर आपका टैक्स नंबर बन गया। इनको एक सहूलत है, जो बाहर लोग रहते हैं इनके ऊपर टैक्स नहीं पड़ता इन चीजों के ऊपर, और ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है। आपको पता है हमारी रिमिटेंसेस कम हो रही हैं इसलिए कि इनके अपने अजीज भाई दोस्त और इदारे ही के साथ फ्रॉड कर जाते हैं।
तो इनको फौरी तौर के ऊपर FIA के पास जाना चाहिए, वो बाउंस चेक लेकर कि जो साहब ने इनको दिए थे रिप्लेसमेंट के लिए वो कैश नहीं हुए, थाना मागला में जरूर ये जाएं और फ्रॉड की एक दरखास्त जरूर दें, वो भी प्रोसेस करें, क्योंकि जो स्टाम है आप सही कह रहे हैं वहीं से लिया गया था। तीसरे आप OPF के पास जरूर जाएं। यही मैं फरज जैदी साहब से पूछना चाहती हूँ। फरज जैदी साहब, आप OPF से आप उस इदारे से राब्ता किया है जो जी मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मैं उधर असिस्टेंट कंप्लेंट डायरेक्टर हैं अपना बशारत अहमद खान साहब, तो उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी गाइडेंस की थी। उन्होंने कहा था कि आप मतलब मारगला थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें, तो फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि वो क्या प्रोसीजर लेते हैं, तो उसके बाद जो है हम इस केस को ले लेंगे और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल जो है इसको हम परसू करेंगे। ठीक है, आफ्ताब बाजवा साहब, आप इस सारे मामले में क्या मशवरा देंगे? क्या लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह से फरज जैदी साहब को करनी चाहिए? देखिए, जहां तक तो दो इश्यूज हैं। अगर तो कोई चेक का लेन देन है किसी कारोबार के सिलसिले में या दूसरे मैटर्स में, तो वो फिर जो मुकामी थाना होता है वहां पे एप्लीकेशन दी जाती है। जिस थाने से चेक बाउंस हुआ हो जिस बैंक का, जिस बैंक में जो फाल करता हो, तो वहां पे एप्लीकेशन दे के तो मुकदमा दर्ज होता है। दूसरा, मुझे याद आ रहा है कि आज से 10 साल पहले हमने ही एक एप्लीकेशन दे के अमेंडमेंट करवाई थी असेंबली से कि वो लोग जो वीजों के लिए पैसे लेते हैं और बाद में उनके पैसे वापस नहीं करते और चेक देते हैं, तो फिर वो 17/22 जो है इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस और चेक 489F PPC का मुकदमा वो FIA में दर्ज होता है। अगर इनका मामला कोई इस तरह का है कि इन्होंने कोई वीजों के सिलसिले में कोई पैसे दिए हुए, तो फिर इनका मामला जो है FIA में जाएगा और FIA पहले जब इंक्वायरी करती है तो उसी वक्त मुझे याद है कि 95% लोग जो है पैसे वापस कर देते हैं जब FIA कोई इंक्वायरी शुरू करती है। तो इन हालात में इनके पास ऑप्शन हैं, ये जाएं। अगर नहीं है तो फिर बाई की एप्लीकेशन देके ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से, कोर्ट भी इनकी मदद कर सकती है। जी ठीक है, तो इन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। एक कानूनी जंग जो है वो अदालत में भी आप समझते हैं कि इनको लड़नी पड़ेगी। पुलिस के अपने ताई जो FIA है वो ये मामला हल नहीं कर सकता, अदालत जाना जरूरी है। हाँ अगर पुलिस इनका नहीं करती तो उसके बाद, लेकिन लोग अदालती मामला से इसलिए भी तो डरते हैं ना, लोगों के जो मेरे अक्सर प्रोग्राम में लोग बताते हैं कि 10-10 साल से 15-15 साल से उनके मुकदमात जो हैं वो लटके हुए हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये एक जो टाइम का एक एलिमेंट बीच में आ जाता है, ये लोगों के लिए बड़ा परेशानी का बायस बनता है। नहीं, अब मैडम वो बात नहीं रही। अब हर एप्लीकेशन पे एक डायरी नंबर लगता है, इनको नंबर मिलता है और रसीद मिलती है। उसकी रूह से फिर अदालत में जब बाई में ये लोग जाते हैं तो वो रिपोर्ट कॉल करता है जस्टिस ऑफ पीस, और उस रिपोर्ट के फौरन बाद वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे देता है। और वो मामला ये नहीं रहे पुलिस की कोई मनमानी चलेगी या कोई अफसरान की मनमानी चलेगी। अब जस्टिस ऑफ पीस को जो है सेमी अदालत करा दे दिया है फुल बेंच ने, और उसके बाद उसके पास मुकम्मल अख्तियार है। और आफ्ताब बाजवा साहब, बाहर के जो लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, उनको ये भी अवेयरनेस देने की जरूरत है। उनको ये भी अब ये समझ लेना चाहिए कि जब तक वो खुद आकर फिजिकली वो जगह ना देख लें, प्रॉपर्टी खुद ना खरीद लें, सारी डॉक्यूमेंटेशन वो जगह अब खुद से उनको पता ना चल जाए कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है नहीं, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर बैठे नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं अपने भाइयों जो फॉरेन में बैठे हुए हैं उनको ये सजेस्ट जरूर करूंगा, जब भी आप पाकिस्तान में आते हैं पहले जगह देखें, उसके बाद अपना किसी भी वकील को थोड़ी सी करके उसे मामलत लेके वो पता कर लें, थोड़ी सी अगर 8-10 हज़ार 15 हज़ार दे के वकील साहब को, तो वो चेक कर लें क्या वो जगह पहले से फरोख्तशुदा है या नहीं है। अगर नहीं है, खाली है, ठीक है, उसके कागजात ठीक है, तो फिर ये उसका करके तो कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए तो एक ओवरसीज कमीशन भी बना हुआ है। मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे जो ओवरसीज कमीशन के अंदर जो पुलिस का हेड है, नेमली आई थिंक आगा यूसुफ DIG, ये बहुत डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। उसने तो जितनी कंप्लेंट गई है वहां पे, तो उसमें उसने कार्रवाई की और लोगों को पैसे दिलाए और उनकी जायदादें वापस करवाई हैं उसने। तो मैं समझता हूं कि अगर इनको कोई मसला ऐसा है, अगर ओवरसीज का मसला है, तो फिर ये जरूर ओवरसीज कमीशन में जाएं और वहां एप्लीकेशन दें। इनकी एप्लीकेशन DIG साहब जो है इनको वो रिलीज लेके देंगे, बजाय इसके कि दाएं बाएं इधर उधर जाने के, ये सीधा उधर ही जाएगा अगर ओवरसीज हैं तो FIA के थ्रू भी आप समझते हैं मामला हल हो सकता है? अदालत FIA के थ्रू भी हो सकता, FIA को भी नहीं, FIA उस सूरत में हाथ लगाएगी अगर इनका मामला कोई है जिसमें FIA के जो ज़ाब्ता कार है, जो तरीकाकार है, जो उसका कानून है, उसमें इनका केस फाल करता है।
अगर इनको उसके केस फाइल नहीं करता फिर ऑर्डिनरी जो आम थाने हैं वहां पे जाएंगे। लेकिन अगर ओवरसीज होने के नाते अगर इन्होंने बाहर से कोई पैसे भेजे हैं तो वो कोई मामला इनके साथ इन्वॉल्व है तो फिर ओवरसीज कमीशन में जाएं, वहां इनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा इस बात का। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन में वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राजा काशिफ, ये बताइएगा कि जो लोग एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ का नाम लेकर, जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके नाम पर फ्रॉड करते हैं, क्या वो सोसाइटीज़ भी कार्रवाई करने की उनके खिलाफ जो है ना वो मजाज होती हैं? उनको भी चाहिए कि वो कार्रवाई करें ताकि उनकी सोसाइटीज़ का ज़ाहिर है इस तरह नाम बदनाम होता है कि सोसाइटी वाले फ्रॉड करते हैं। जी शाजिया, मैं इस हवाले से आपको बता दूं कि जो सोसाइटी का नाम इस्तेमाल करके फ़्रॉड करते हैं उनको ये कानूनी हक हासिल होता है, लेकिन लोग इतने लंबे प्रोसेस में जाते नहीं हैं। इसमें 2-3 चीज़ें पहले जो डिस्कस हुई हैं, मैं उसके हवाले से थोड़ा कानूनी पहलू, क्योंकि मैं क्राइम की बीट करता हूँ इसलिए आपको बताता चलूँ कि 489F चेक डिसऑनर का जो पर्चा होता है वो मुतलका जिस बैंक से वो जारी किया गया होता है चेक, उसी की ब्रांच के हदूद में थाने में वो पर्चा होता है। एक दूसरा, इसकी जो कानून में तशरीह की गई है, इस पे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी ज़मानत नहीं होती, नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। लेकिन अब इसको हाई कोर्ट में जाके ये 2 से 2.5 महीने का प्रोसीजर होता है, जेल हो जाती है, जुडिशल होती है, अगर मुलजिम पकड़ा जाए तो उसके बाद 2-2.5 महीने में इसकी ज़मानत हो जाती है। मैंने 1 करोड़ के पर्चों में भी देखा है, 1 करोड़ के चेकों के डिसऑनर में भी, कि उनकी ज़मानत ले ली गई, हाई कोर्ट ने जाके उसकी ज़मानत ले ली। एक दूसरा जो इनका एक और FIR बनती है, सेकंड FIR बनती है, और ये FIR जो है मैं आपको बता दूं कि 489F सिर्फ पुलिस ही दर्ज करती है, इसका FIA से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक हो गया। दूसरी बात ये कि इसमें जो फ्रॉड किया गया है कि आपको बग़ैर किसी जगह के सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पे आपसे लाखों रुपया ले लिया गया है, उस पर आपका फ्रॉड का FIR बनती है जो कानूनी नुक्ता नज़र से है, और उसमें 13, 20, 65 ये 3 इसमें जो है वो दफात शामिल होती हैं। अब इतना कमज़ोर कानून है कि फ़्रॉड, अगर आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है तो 13, 20, 65 की जो दफात इसमें शामिल होंगी, ये बेलेबल ऑफेंस है। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर इसकी बेल हो सकती है, इसकी ज़मानत हो सकती है। तो इसमें थोड़ी सी कानून में जो है, हमारे जो फ्रॉड के कानून में है, इसमें थोड़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि एक बंदे से जो है लाखों करोड़ों का फ्रॉड होता है, लेकिन पुलिस उस पर जो कानून हमारा कहता है उसके मुताबिक वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो छोटी सी दफात लगा के उस पर FIR बेल हो जाती है, वो करोड़ों का फ्रॉड करके लोग निकल जाते हैं, तो बात सादी निकल जाती है। अमार जाफरी साहब, और दूसरा जो आपने पूछा, तब्दीली की ज़रूरत है, इसका जो बात राजा काशिफ कह रहे हैं कि आप एक बंदे के साथ लाखों करोड़ों का फ्रॉड होता है और जो फ्रॉड करने वाला है वो कुछ ज़मानत, उसकी कुछ पैसे दे के अपनी ज़मानतें करवा सकता है। को समझता हूँ ये बहुत बैड गवर्नेंस है। हमारे मुल्क में गवर्नेंस भी नहीं है, और गुड गवर्नेंस क्या होगी। मेरी जो सीरियस वरी है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत से पैसा कमाते हैं और बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और जब ये पाकिस्तान आते हैं या कोई इनका इंटरेस्ट पैदा होता है तो हमारा सिस्टम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखिए, एक तो फरवरी साहब ने अपना पैसा गंवाया, अब पैसा गंवाने के बाद अब जो उसकी रिकवरी के लिए दर दर जा रहे हैं, कभी हम इनको FIA कह रहे हैं, कभी हम पुलिस कह रहे हैं, कभी हम OPF कमीशन कह रहे हैं। ये बंदा वहां जॉब छोड़ के बैठा हुआ है। अब आप खुद सोचें, जब ये शख्स वापस जाएगा और ये जाके वहां होटलों में और दोस्तों को बताया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो कौन शख्स है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर कवानीन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये जो हमारी असम्बलियां उल्टे सीधे डायलॉग में पड़ गई हैं, इससे बाहर निकलें और खुदा के लिए लोगों की मदद करें। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा एक सरमाया है जो कि न सिर्फ इस मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, ये दिन रात बाहर मिलकर के पाकिस्तान के लिए एक मुकाम पैदा कर रहे हैं। हमें फौरी तौर पे तमाम इदारों को मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए। फरज साहब की
FIA का कानून हो, पुलिस का कानून हो, बैंकिंग लॉज हो, या इस बंदे को क्या गरज है उससे? इसको तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ विंडो मिलनी चाहिए कि मैं यहां जाऊं और वहां। मैं ये समझता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी के केस में ये अरबों रुपए नेशनल एक्सचेकर में खर्च कर रही है ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। ट्रस्ट मी, दे आर डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग। उन्होंने बड़े बड़े ओहदे ले लिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, बड़े बड़े उन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बोझ डाले FIA के ऊपर, पुलिस के ऊपर, लॉज को इंप्रूव कराएं, कवानीन को लेकर जाए असेंबली के अंदर, उनको पास कराएं। अगर ये नहीं होगा तो ये सारा सिस्टम डूब जाएगा, मैं समझता हूँ। ठीक हो गया। तो फरहत ज़ैदी साहब, आपको जब उन्होंने कहा कि कुछ पैसे वो वापस कर देंगे, कितने फीसद आपको रकम वापस हुई है, या बिल्कुल ही उन्होंने आपको रकम कुछ वापस नहीं की? एक शख्स ने मुझे कहा था, मसरूर आलम ने, उसने ये 10.5 लाख के मुझे चेक दिए थे। अच्छा, वो बाउंस हुए? वो सारे बाउंस हो गए हैं। और उसी ने ही कहा था कि मैं, एक मेरे पास प्लाट है यूनिवर्सिटी टाउन इस्लामाबाद में, मैं वो आपको दे दूंगा। अच्छा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, वो ना मुझे मिलता है और ना ही वो मेरा फ़ोन अटेंड करता है। तो आप इस्लामाबाद गए? मैं कल रात इस्लामाबाद से आया हूँ, तकरीबन 11 घंटे। ये जो दोनों लोग थे, इनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही है? इन दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और ये दोनों एम्प्लॉय हैं पाक PWD के। अच्छा, और ये तो फिर तो सारा डाटा उस इदारे के पास इन लोगों का होगा ना? हाँ जी। और ये जो स्कीम इन्होंने मुझे बताई थी, इन्होंने कहते ये जी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पाक PWD की है। अच्छा, इसमें तो हमारे इदारे से आपने कहा कि इन तक आपको पहुंचाया जाए, रसाई दी जाए, या इदारा चाहता है इनके खिलाफ कार्रवाई करना, इदारा कार्रवाई करेगा इनके खिलाफ? मैं उनके पास गया था, उन्होंने कहा जी सवाए ये जो आपके पास एफिडेविट हैं और या इनके ID कार्ड की कापियाँ हैं, उसके अलावा सब चीज़ें जो हैं वो फिक्टिशियस हैं, जैली हैं, फाल्सीफाइड हैं। कोई डॉक्यूमेंट जो है हमारी इस तरह की है ही कोई नहीं स्कीम। ये तो मुझे मतलब ये सितंबर लास्ट ईयर पता चला। ये मेरा तीसरा 6 महीने में पाकिस्तान का चक्कर है। सही। तो उनका कोई इरादा भी नहीं है उस इदारे का तीसरा जो फेज है, थर्ड फेज अपनी सोसाइटी का? नहीं, उनका है ही नहीं। ये जब मैंने पता करवाया, ये जो एड्रेस इस एफिडेविट के ऊपर लिखा हुआ है, ये उनके एक चीफ इंजीनियर साहब हैं पाक PWD के, उन्होंने कहा देखते हैं कि ये कौन सी है। तो ये बाद में पता चला कि ये एक गुलशन सेहत के नाम से स्कीम है और जो पाक PWD के साथ में मुंसलिक नहीं है। ठीक है अमार जाफरी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं इस प्रोग्राम में बहुत से इस तरह के प्रोग्राम, मतलब कि फ्रॉड पे प्रोग्राम किए हैं, प्रॉपर्टी जो केसेस होते हैं, कोई 100 में से कोई आप कह लें 20 या 22% लोग ऐसे होते होंगे जिनको कुछ ना कुछ रिकवर हुआ होगा। आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फ्रॉड करने वाले शख्स से आप पैसा रिकवर नहीं करा सकते, चाहे वो अदालत? कुछ लोग तो ऐसे थे कि अदालतों ने भी उनके हक में फैसला दे दिया, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे सबूत देकर, लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका उन लोगों पर फैसला। फिर लोग भाग जाते हैं, अदालतों के फैसलों पर भी अमल नहीं करती। तो आखिर क्या वजह है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनसे आप अपना पैसा रिकवर नहीं करवा सकते? इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई पैसे वाला केस जाता है पुलिस के पास या किसी भी इदारे के पास, तो आमतौर पे जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं उनकी सोच ये होती है कि पैसा किसके पास है। फर्ज साहब तो पैसा खो के बैठे, इन्होंने क्या देना है किसी को? जिनके पास पैसा होता है वो उनसे खुद राब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि देखो भाई तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है, ये बाउंस चेक्स है तुम्हारे खिलाफ, ये सबूत है, तुम्हारे ID कार्ड्स हैं, ये है, तुमने 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए कमाया है, इसमें से 5 लाख हमें दे दो, हम तुम्हारी जान छुड़वा देंगे। देखिए उनका जो इशू है ना इस पर लॉ एनफोर्समेंट का, वो ये है कि वो चाहते नहीं है कि ये सेटल हो मसले, क्योंकि उनको फायदा उस बंदे जो फ्रॉड कर गया है उससे पैसे लेने से है। फर्स्ट साहब ने क्या देना है? ये तो मीडिया में फ्रॉड करने वाला परेशान तो ये है, वो तो परेशान नहीं है। इदारों के साथ मिलकर थोड़ा बहुत लेन देन करके, जिसे प्ली बार्गेन कहा जाता है, उसकी जान छूट जाती है। जी प्री बार वो अनऑफिशियल प्री बार्गेन हो रही है और हम इस काम में सब मिले हुए हैं। हमारे सियासतदान ऊपर लेवल में मिले हुए हैं, नीचे लेवल के ऊपर ये हमारे सरकार मिले हुए हैं और पूरा एक माफिया काम कर रहा है इस पूरे निजाम के अंदर। इसको पूरे निजाम को धोने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। तो आफ्ताब बाजवा साहब, इस पर भी कानून साजी करने की जरूरत है ना, कि इस तरह के मामलात में भी जो प्ली बार्गेन है इदारों के साथ मिलकर, जाहिर है फिर सवालात उठते हैं कि हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वही ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपका अमला है, तबका है काम करने वाला मुलाजमीन का, वही अगर मिली भगत में शामिल होगा तो फिर तो आपकी अदालतें, आपका कानून, फिर तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता।
नहीं, बिल्कुल कानून मौजूद है। उसका अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो एक अलग बात है, लेकिन कानून की जो तरीकाकार है उसने अपना तरीका अख्तियार करना होता है। इसमें जरूरी है जैसे आज सोसाइटीज है, पहले तो ये पता कर किया जाए कि कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड भी है कि नहीं रजिस्ट्रार के पास। अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर उसमें कोई फ्रॉड होता है तो फिर वो सोसाइटी वाले भी जिम्मेदार हैं। फिर उस सोसाइटी वालों पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जहाँ पे उनके साथ किसी शख्स ने फ्रॉड किया वहाँ सोसाइटी वाले भी शामिल होंगे, सोसाइटी वालों को भी इसमें इन्वॉल्व। जब एक तो दफा सोसाइटी वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो फ्रॉड नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूँ लाहौर में कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके मालकान पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। जैसे ईडन वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़े फ्रॉड किए, उन पर मुकदमात भी दर्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी जारी है, उनके खिलाफ नैब के अंदर भी केस पेंडिंग है। लेकिन जहां तक कानून मौजूद है, लेकिन कानून पे अमल दरामद नहीं होता। होता यह है कि सबको पता है कि एक फार्मर है, वो बाहर से आया है, वो 15 दिन या 20 दिन महीने के लिए आया होगा, वो खजल खराब होकर चला जाएगा और उसके फिर पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन एक मैं जरूर बात कहूंगा इसमें कानून साजी की, कि क्रिमिनल मैटर्स में क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया जाता, उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, बाकी सिविल केसेस में हो सकता है। इस पे जरूर अमेंडमेंट होनी चाहिए कि क्रिमिनल केसेस में भी अगर उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देता है तो जब उसकी शहादत की जरूरत हो तो वो तो फिर तो बाहर के मुल्क से आगे शहादत दे दे, लेकिन उस वक्त तक जो है उसको जो अपना पावर ऑफ अटॉर्नी वो इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन। ठीक है, आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ रहें। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद अमार जाफरी साहब। जाहिर है फरद साहब पाकिस्तान आए हुए हैं इस मसले के हल के लिए, लेकिन जब आप अपनी जॉब और अपने काम छोड़कर आते हैं तो ज़्यादा देर तक जाहिर है आप स्टे नहीं कर सकते। तो आप इनको क्या मशवरा देंगे कि ऐसा पहला स्टेप इन्हें अब क्या लेना चाहिए? अभी तक तो जितने भी इन्होंने काम किए हैं उसका कोई उस तरह से रिजल्ट नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। आप इन्हें क्या मशवरा देंगे कि इनकी जो है ना दादरसी हो सके, इनका मसला हल हो सके, ताकि बाहर जाके अपना काम भी कर सके? जी, ये जो चेक बाउंस हुआ है ना, ये जो सेक्शन बताया हमारे वकील साहब ने 489F, ये बड़ी वैलिड चीज है, इसको एक्टिवेट करना चाहिए और इसमें इनकी हमें सबको मदद करनी चाहिए। इनकी मिलके फौरी तौर पे इनके खिलाफ पर्चा करना चाहिए जो नाकाबिल जमानत पर्चा है, और वो जब बंदा एक थाने आ गया तो वो सारे पैसे 2 घंटे पहुंचाएगा इनको, ये मैं इनको इश्योर करता हूँ। इसके अलावा जितनी चीजें हैं, OPF से बात करना है, एम्बेसी से बात करना है, या ये साबित करना है कि ये पैसा जो था ये किसी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में के बजाय दिया गया था, ये सब लंबे चक्कर रहेंगे। मैं इनको मशवरा दूंगा कि जो चेक बाउंस हुआ है ये फौरी तौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये इसके ऊपर की कार्रवाई करा के 1 हफ्ते के अंदर अपनी अटॉर्नी भी देकर किसी को जाकर ये वापस जाएं और वो इनका केस को फॉलो करें इनका ना। मैं इनको ये स्ट्रॉन्ग मशवरा दूंगा। लेकिन देखिए, ये एक केस हमारे सामने आया है, मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये मैसेज देना चाहूंगा तमाम लोगों को, चाहे वो मीडिया है या पॉलिटिशियन है या जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं इस वक्त, प्लीज जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं उनकी मदद करें, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे उनकी मदद करें। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं वहां पे और ये पाकिस्तान के लिए एक सिंबल है, एम्बेसडर है सारे पाकिस्तान के। ये जब जाके हमारी ये बातें करेंगे लोगों से तो मजीद लोग डिस्करेज होंगे, फिर वो ना यहाँ पैसा भेजेंगे ना यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और बल्कि मजीद लोगों को रोकेंगे। एक और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि FIA को तमाम एयरपोर्ट पे कंप्लेंट सेल बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी आए वो उस कंप्लेंट सेल में ऑनलाइन एक या ऑफलाइन एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दे, जिसको तमाम इदारे देखें, और कोई भी जो मॉनिटरिंग सेल है वो बाकायदा लोगों को वार्न करे कि देखो इस शख्स की कंप्लेंट आई है, ये पाकिस्तान आया हुआ है, इसका वक्त जाया हो रहा है, प्लीज इसके ऊपर काम करो। इन लोगों के जो कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर फास्ट ट्रैक अमल होना चाहिए ताकि ये वापस जाकर अपने काम को दोबारा शुरू कर सकें। ठीक है राजा काशिफ, आप मुझे ये बताइएगा कि जिस सोसाइटी के नाम पर इनके साथ फ्रॉड हुआ है वो सोसाइटी कोई मदद कर सकती है इनकी, फरद साहब की? जी, वो सोसाइटी इस हवाले से मदद कर सकती है कि अगर ये उस सोसाइटी का लुई बेर जो इनका PWD का फेज़ 1 है वहाँ पे उनका ऑफिस है एक,
वहाँ पे जाके अगर ये दरख्वास्त दें कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और आपके नाम पर हुआ है, आपके नाम पर, तो वो ज़रूर इनकी कोई कानूनी मदद कर सकते हैं। जी और दूसरा इनके लिए एक सुजेशन मेरी भी ये है कि अगर ये जिस मुल्क में ये रहते हैं वहाँ के ये शहरी हैं, तो वो उस मुल्क के हवाले से भी पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा को एक दरख्वास्त दें कि पाकिस्तान की पुलिस और FIA कानून नाफिज करने वाले इदारे मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो मेरी इसमें मुआवनत करें, मदद करें, जो मेरे वसाइल मेरे जो चले गए हैं वो उसको पूरा करने में मेरी मदद करें, तो यकीनन फिर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम हो सकता है इस हवाले से। सही जी, आफ्ताब बाजवा साहब आप कहने मशवरा देंगे कि इनका मसला हल? मैं तो मशवरा ये दूंगा कि जहाँ पे अगर सोसाइटी में इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो बिल्कुल सोसाइटी के मुलाजमीन जो भी हैं लोग, उनके मालकान हैं या मुलाजमीन हैं, उनके मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक एप्लीकेशन जरूर दें। जो सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे उनके खिलाफ फिर जो रजिस्ट्रार एक्शन लेगा, साथ साथ ये थाने में भी एप्लीकेशन दें, वहाँ पे भी अपनी कार्रवाई शुरू करवाएं। दूसरी तरफ जो है इनका सोसाइटी का जो लाइसेंस है उसको भी ख़त्म करवाने के लिए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में जब तक ये प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे हर तरीके से जो कानूनी रास्ते हैं, उस वक्त तक इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मुल्क में क्योंकि रवायत है हमारी, जो शख्स भागता है इसकी पैरवी करता है उसी को इंसाफ मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता। लिहाजा मेरी इनसे यही गुजारिश होगी जहाँ जहाँ इनका बनता है वहाँ पर दरख्वास्तें जरूर दें। ठीक है फरज साहब, आप कोई लीगली कोई सवाल पूछना चाहें? मेरा लीगली ये सवाल है कि मैंने सारे सबूत आपको दिए हैं, तो मतलब जो लोग हैं जिन्होंने मुझसे फ्रॉड किया है उनके ऊपर कोई ऐसी शिक नहीं लगती कि उनको मतलब कानून सजा दे और मेरे पैसे या जो भी मेरे बनते हैं वो उनसे वसूली की जाए? जी आफ्ताब बाजवा साहब, आप बताएं, इनके सवाल का जवाब दे दें। देखिए ये मेरे भाई जो बात कर रहे हैं इन्हें कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कानूनी अख्तियार करते हुए जैसे इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है उस दरख्वास्त के मुताबिक पर्चा नहीं होता तो भाई ये भाई भी है। दूसरा ये अगर सोसाइटी में कहीं प्लाट के लिए पैसे दिए वहाँ पे कोई फ्रॉड किया है तो फिर मैं ये बात जरूर कहूँगा दोबारा कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसमें भी एक एप्लीकेशन दें, सेक्रेटरी जो होता है इसका सोसाइटी का उसको भी एक एप्लीकेशन दें, तो फिर स्पीडीली इनको जो है इनके पैसे भी मिल जाएंगे और इनको जो है इनका हक भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। फरद जैदी हमारे साथ है, राजा काशिफ, आफ्ताब बाजवा, अमार जाफरी साहब। हम आपको बता दें कि जिन्होंने इनसे फ्रॉड किया उनमें से एक शख्स मसरूर से हमने रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया, जिससे ज़ाहिर है लगता है कि वाकई उन्होंने फ्रॉड किया और वो बात इस पर नहीं करना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।